आज का जो पाकिस्तान है उसका 60% एरिया बलूचिस्तान है। बिल्कुल। और सारे मिनरल्स, सोना चांदी और जो मिनरल्स हैं वो सब वहाँ पे पाए जाते हैं बलूचिस्तान में। हमारे आज के एक्सपर्ट कहते हैं जी वो 45% एरिया है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, हमारी किताबें बोल रही हैं। अच्छा अच्छा। जबकि इस चीज को समझना चाहिए कि बलूचिस्तान और बलूच लैंड्स दो अलग चीजें हैं। अच्छा। जब अंग्रेज आया तो उसने बलूचिस्तान के कई टुकड़े कर दिए, 4-5 टुकड़े कर दिए। ठीक है ना? एक टुकड़ा उसने भारत में मिला दिया, तो और एक बलूचिस्तान उन्होंने इंडिपेंडेंट रखा जो किंग ऑफ बलूचिस्तान के पास रहा, तो वो 45% और पाया। अच्छा, ईरान में भी है थोड़ा बहुत? ईरान में तो पूरा है, इतना ही बड़ा हिस्सा। तो जिस तरह पाकिस्तान का 60% हिस्सा बलूचिस्तान है, इसी तरह ईरान का भी 60% हिस्सा बलूचिस्तान है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सरदार रवि जनरल सिंह। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बलूचिस्तान को लेकर कर रहे हैं। रवि रंजन जी बलोच एक्टिविस्ट से लगभग सभी से उनकी बात होती रहती है, चाहे वो जर्मनी में रह रहे हैं, चाहे वो कनाडा में रह रहे हैं, चाहे वो हॉलैंड में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं। किस तरह से बलोच एक्टिविस्ट अपने देश के लिए आज़ादी के पहले से ही, जब पाकिस्तान बना उससे पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। आज हमें उस पर चर्चा करनी है। अभी आप सबको याद होगा, हमने भी अपने चैनल पे इंटरव्यू दिखाया था कि जो बलूचिस्तान की एक्साइल प्राइम मिनिस्टर है नायला कादरी जी, वो इंडिया आई, वो सरदार रवि रंजन जी के साथ में ही थी। जगह जगह जाना, जहाँ भी सरदार रवि रंजन सिंह ही उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहे थे कि कहाँ प्रोग्राम कैसे होना है। तो सबसे पहले हम इसी पर डिस्कस करते हैं, अपने देश के लिए उनकी जो लड़ाई है वो किस तरह से चल रही है। बलूचिस्तान इज अ सैंडविच सिविलाइजेशन। दो सभ्यताओं के बीच में एक सैंडविच हुई तीसरी सभ्यता है। एक अरब सभ्यता थी, अरब से मेरा आज का अरब मतलब नहीं है, जिसे बेबीलोनिया या जहां आज इराक है, एक सभ्यता ये थी। एक भारतीय सभ्यताएं थी, सिंध की सभ्यता और ये सभ्यताएं, ठीक है। तो ये दो कॉमनवेल्थ ऑफ सिविलाइजेशंस थे, और उनके बीच में था बलूचिस्तान। तो मेरे बहुत से भारतीय मित्र कहते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ये भारत का हिस्सा था, या ये तो या सिंध है। तो दो तीन चीजें यहाँ पे मैं बड़े स्पष्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि अब सतयुग आ गया है, ये सतयुग आ गया है, आप हर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, वो बहुत दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। अच्छा, जो मोहनजोदाड़ो की है सभ्यता, हम अक्सर उनको और महेंद्रगढ़ को मिला देते हैं कि ये एक ही थी, जबकि ये दोनों सभ्यताएं अलग थी और दोनों के बीच में हजारों साल का अंतराल है। महेंद्रगढ़ की सभ्यता मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से बहुत बहुत पुरानी सभ्यता है। अब उस समय ये थोड़ा सा बताइए महेंद्रगढ़ और मोहनजोदाड़ो को। देखिए, मोहनजोदाड़ो आज के सिंध में पड़ता है, ठीक है। चलो, मोहनजोदाड़ो को जानते हैं, महेंद्रगढ़ को नहीं जानते। महेंद्रगढ़ सभ्यता जो है उससे पश्चिम में है, और जो लगभग 25,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो अलग अलग उसमें एक्सकर्वेशंस हो रही हैं, अलग अलग चीजें मिल रही हैं। तो ये कुछ, इसको हम जननी सभ्यता कह सकते हैं। बहुत सी सभ्यताएं थी जो जननी थी, जिनसे कई सभ्यताएं निकली। हमारे यहाँ जैसे तक्षशिला थी, या बिहार में चले जाए, वहाँ बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारी, हमें कुछ नाम याद हैं, कुछ हमें पता नहीं है, कहीं पे वो काम चल रहा है। तो ये एक सभ्यता बिल्कुल अलग सभ्यता थी, उनकी भाषा अलग थी, उनका सब कुछ, रहन से जब सभ्यता अलग होती है तो वो बिल्कुल अलग था। तो हम या तो उन्हें पठानों से मिला देते हैं, या सिंधियों से मिला देते हैं, या हम अपने अज्ञान में बोल देते हैं ये तो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अच्छा, पाकिस्तान जब बना था तो उसमें 4 सूबे मिले थे, ठीक है, और ये 4.5 सूबे कह लो। एक आधा
सूबा उन्होंने बीच में से अलग कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया हम्म, ट्राइबल एरिया का, जिसे वो फाटा बोलते हैं, अच्छा फाटा, हाँ ठीक जिसे है ना, फाटा बोलते फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। तो उसको आप हम्म, सूबा कह भी सकते हैं, नहीं भी हम्म, कह सकते हैं, हम्म, यूनियन टेरिटरी से कुछ ऊपर का दर्जा है उसका, और उसका कल्चर भी बिल्कुल अलग है। हम्म, तो एक तो फ्रंटियर था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नॉर्थ प्रोविंस, वेस्ट, जिसे हाँ कभी अब उसका नाम पख्तूनिस्तान बीच में हाँ, रखा, फिर ये सब होता है। हम्म, दूसरा पंजाब था और तीसरा सिंध था। हम्म, ये सारे थे पश्चिमी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश था। हम्म, और जो उनका पूर्वी पाकिस्तान का क्लेम था, उसमें काफी सारा आसाम भी था, वाकई, उड़ीसा भी था, ये सब उनका था, और पूरा पश्चिम बंगाल जो भारत के पास है, ये सब था। खैर वो जो बना पाकिस्तान कैसा, वो अलग चीज है। वो हाँ, बलूचिस्तान की एम्बेसी थी कराची में, क्योंकि कराची पहले कैपिटल बनी थी, तो वहाँ पे तो बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, वहाँ का राजा अलग था। अब समस्या यहाँ से होती है, हमारा भगोड़ा और उनका नेता था एक मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना, हालांकि ये अलग बात है कि जिन्ना को भी आखिर में वहाँ की पंजाबी लॉबी ने मारा, क्योंकि वो मुहाजिर था। बहुत से लोग समझते हैं वो हार्ट अटैक से मरा या वो वैसे मरा, नहीं, उसको उसका मर्डर हुआ था। और फिर वो विषय हम फिर कभी इसको मुझे छेड़ेंगे। लगता है कि वो एक अलग बड़ा विषय है, बहुत वो बड़ा विषय है हाँ, कि जिन्ना की जो जिन्ना की मौत या हाँ हत्या, हाँ हाँ, हाँ। तो जिन्ना साहब ने एक चिट्ठी लिखी कि अब क्योंकि एक इस्लामिक देश बन गया है पाकिस्तान, तो आप इसमें शामिल हो जाए, बलूचिस्तान के राजा को। अच्छा, अब कोई भी राजा है वो अपना राज्य बचाना चाहेगा, तो उन्होंने भारत से संपर्क करा, मगर भारत में जो हमारे जिहादी, सॉरी, जवाहरलाल जी थे, जवाहरलाल, तो अब वो शायद उन्हें पता नहीं लगा कि बलूचिस्तान में कितने जवाहर हैं, कितने लाल हैं, कितनी सोना है, कितना खदान है, क्योंकि अल्प ज्ञान रहा होगा, हर चीज़ का ज्ञान नहीं होता। तो उन्होंने ना खाली रिफ्यूज़ कर दिया। अब वहाँ के राजा वापस चिट्ठी लिखते हैं जिन्ना को कि ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अब एक इस्लामिक स्टेट आ गई है, पर हमारी जो सोच है, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो आपकी आ गई है तो बहुत खुशी हुई, मुबारक हो आपको। तो अगर आप ये कहते हैं कि सब इस्लामिक स्टेट्स को मिल जाना चाहिए, और एक तो ये भी विचार बहुत अच्छा है, ये भी, इसको भी हम वेलकम करते हैं, सराहनीय है। पर इसके लिए पहले आप सऊदी में मिल जाएं, और जब आप सऊदी में मिल जाएंगे तो हम आप में मिल जाएंगे। तो ये ऐसी उन्होंने चीज़ लिख दी कि भाई पहले आप, इतने सारे मुस्लिम देश पहले आप उनमें मिल जाइए ना, तो हम भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से अब उसके बाद जब वो दिल्ली आते हैं तो नेहरू जी उनको एंटरटेन नहीं करते, बड़ी मुश्किल से एंटरटेन करते हैं, और साफ कह देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भारत से बहुत दूर है। बिल्कुल, भारत के नेताओं का यही कहना था। हाँ, नेताओं का नहीं, जिहादियों का, या एक नेता का, जो भी कहते हैं। अब जो पाकिस्तान था वो इकोनॉमिकली उस समय बड़ा कमजोर था। हाँ, अब ये यहाँ से जब निकलते हैं नेहरू जी से दो टुका जवाब लेके, तो उसी समय ऑल इंडिया रेडियो में एक न्यूज़ प्रसारित होती है कि बलूचिस्तान भारत में मिलना चाहता है, और उसका राजा ये कह के गया है, जबकि उसके ना राजा ने ऐसी बात करी थी, ना वो मिलना चाहते थे। वो तो ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है, आप हमारी मदद करो। वो मदद के लिए आए थे, ठीक है ना। तो मैं आपके पास आऊँ जी, मैं जा रहा हूँ, तो आप 4 दिन मेरी गाड़ी रख लो, इसका ये मतलब नहीं मैं आपको गाड़ी गिफ्ट देने आया हूँ। वो तो कभी मिलना ही नहीं चाहते थे, वो कह रहे हम इंडिपेंडेंट है ना, हम पाकिस्तान है ना, हम हैं, मगर हमें पाकिस्तान से डर है। लेकिन यहाँ तो नैरेटिव वाकई वही चल रहा है कि वो भारत में मिलना चाहते थे। नहीं, वो भारत में बिल्कुल नहीं मिलना चाहते थे, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। सिंध का हो सकता है कि हमारा हिस्सा था, वो फ्रंटियर हमारा हिस्सा था। आज जिसे पंजाब कहते हैं, लहंदा पंजाब, यानी डूबता पंजाब जिसे कहना चाहिए, उसको लहंदा पंजाब कहा जाता है। अच्छा, ठीक है ना। लहंदा का मतलब होता है डूबता। अच्छा, अच्छा, डूबता कैसे? क्योंकि
ये हमारा जो पंजाब है, जो भारत के पास भारत है, के पास है। इसको चढ़दा पंजाब कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको डूबता उसको लहंदा डूबता। पंजाब कहते हैं, हाँ। क्योंकि ये ईस्ट में है तो सूरज यहाँ से चढ़ता है पंजाब के। सबसे पहले जो पंजाब में सूरज चढ़ता है वो भारत में जो पंजाब है, वहाँ और से जहाँ चढ़ता सूरज डूबता है वो, ओके ओके। ठीक है ना। हाँ, इस तो तरह से। इसलिए इसका और कोई कारण नहीं है। वैसे तो अब वो लहंदा से भी नीचे अगर कोई शब्द हो तो वहाँ पहुँच गए हैं। वाकई वो एक अलग विषय है। तो ये जो ऑल इंडिया रेडियो से तो पाकिस्तान में हड़कंप मचना जरूरी था। बिल्कुल। ठीक है, तो इससे पहले कि भारत आके कब्जा करे, हम कब्जा कर ले, उनकी नीयत तो पहले ही थी, मगर उसमें वो फास्ट फॉरवर्ड हो गया उनका और ज्यादा प्रोसेस। ये खबर सुन के। हाँ, तो बाद में उसमें ऑल इंडिया रेडियो ने डिनाई भी कर दिया कि साहब ये गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा। वो डिनाई भी है, मगर डैमेज हो चुकी थी और उसका कब्जा हो चुका था। अब जो वो हमारे उस समय जो नेता थे, आज डिग्रियों में बड़ी बात होती है, वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे बताते हैं। वो देखिए, वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे जगह जगह कोचिंग खुली हुई है ना, तो वहाँ पर भी कोचिंग खुली थी और वो भी अपनी डिग्रियां देते थे। अच्छा। तो उससे उससे इन्होंने कोई बैरिस्टर की डिग्री वगैरह ली थी। मगर सवाल यह है कितने बड़े बैरिस्टर थे, इन्होंने कितने केस लड़े थे। अब जिन्ना की बात कर नहीं, मैं जिन्ना बैरिस्टर था पूरा, जिन्ना ने केस भी लड़े थे। जिन्ना बड़ा एक इंटेलिजेंट बैरिस्टर था। मैं अपना जिहादी सॉरी जवाहरलाल जिहादी में गलत कह गया। तो जवाहरलाल नेहरू जी की बात कह रहा हूँ। अब वो कैसे बैरिस्टर थे, कितने उन्होंने केस लड़े, उनका कितना क्रेडेंशियल था, तो वो एक अलग विषय है। जैसे अगर आप पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें, वो वकील थे, तो उनका भी आप प्रोफाइल देख सकते हैं, उन्होंने कौन से केस लड़े या उन्होंने क्या किया। अब हर एक का, अगर डॉक्टर मुंजे आई सर्जन थे तो उन्होंने किस किस की सर्जरी की। ये सब तो मिल जाता है। हाँ, डिग्रियां तो बहुत मिल जाती हैं, असली नकली। और जैसे पाकिस्तान में आपको जितने जनरल्स होते हैं पाकिस्तान के, उनकी आप अगर छाती देखेंगे मेडल से भरी होती है। ये मेडल, वो मेडल। भाई युद्ध कौन सा जीता था, कि किस मेडल में, किस युद्ध में आपको मेडल मिला? युद्ध तो आपने कोई जीता नहीं, मगर मेडल दुनिया भर के लटका के फिर रहे हैं। तो ऐसे मेडल जो हैं और ऐसी डिग्रियां जो हैं बाजार में बहुत मिलती हैं। अब किसकी असली थी किसकी नकली थी ये नहीं कह सकते। अब कहने को तो ज़ियाउल हक की भी मेडल तो असली था, किसी ने दिया ही होगा, तो इस तरह की डिग्रियां थी। खैर, अब इसमें ये जो नहीं समझ सके बात को, कि आज जो पंजाब है, अभी भी हमारे जो रिसर्च वर्कर्स हैं, आज जो पाकिस्तान का पंजाब है वो डोमिनेट कर रहा है पूरे पाकिस्तान को। वाकई एक्चुअली ये पाकिस्तान नहीं है, पंजाबिस्तान है। ठीक है, इस चीज को ये तो सभी कहते हैं, सभी एक्सपर्ट कहते हैं, लोग भी कहते हैं। ठीक है ना। और पंजाबिस्तान भी नहीं है, वहाँ की 4 डिस्ट्रिक्ट्स, रावलपिंडी, लाहौर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा, जो डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब विद इन पंजाब ऑल्सो। ठीक है। अच्छा। अब मुल्तान हो गया, ये हो गया, वो निगलेक्टेड उतने ही है जितना सिंध है। ये थोड़ा अंतर हो सकता है। तो ये अब पाकिस्तान जो था आज का जो पाकिस्तान है, उसका 60% एरिया बलूचिस्तान है। बिल्कुल। और सारे मिनरल्स, सोना चांदी, जो 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 जो, जो मिनरल्स हैं वो सब वहाँ पे पाए जाते हैं बलूचिस्तान में। हमारे आज के एक्सपर्ट कहते हैं जी वो 45% एरिया है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, हमारी किताबें बोल रही हैं। अच्छा अच्छा। जबकि इस चीज को समझना चाहिए कि बलूचिस्तान और बलूच लैंड्स 2 अलग चीजें हैं। अच्छा। जब अंग्रेज आया तो उसने बलूचिस्तान के कई टुकड़े कर दिए, 4-5 टुकड़े कर दिए। ठीक है ना। एक टुकड़ा उसने भारत में मिला दिया। अच्छा। ठीक है ना। जो ब्रिटिश इंडिया था, उसका काफी सारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्होंने भारत में, यानी उस समय के पंजाब में मिला दी। ठीक है, यानी उस समय मुल्तान भी भारत था, जितना भी पंजाब था पूरा भारत था। बिल्कुल। तो अब वो एरिया जो है वो काउंट तो पंजाब में हो रहे हैं, मगर हैं वो बलूच एरिया।
वहाँ की अच्छा, भाषा अच्छा, बलूची है, वहाँ के लोग बलूची हैं। लोग बलूची। अगर आपने जबरदस्ती उठा के किसी स्टेट को किसी में मिला दो, इसको उसमें मिला दो, तो वो बन गई, स्टेट बन गई। हाँ, अलग अलग तोड़ दिया उसके पार्ट्स में। हाँ। तो और एक बलूचिस्तान उन्होंने इंडिपेंडेंट रखा, हम्म। जो किंग ऑफ बलूचिस्तान के पास रहा, तो वो 45% है। 15% ऐसा है जो इधर उधर जो इधर उधर है। हाँ। तो वो अगर हम सन 40 का 1940 का नक्शा देखेंगे तो उसमें वो पंजाब में पाया जाएगा या सिंध में पाया जाएगा या कहीं और पाया अच्छा, जाएगा। ईरान में भी है थोड़ा बहुत? नहीं, ईरान में तो पूरा है, इतना ही बड़ा हिस्सा है, ईरान में तो बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी मैं पाकिस्तान की बात कह रहा हूँ। अच्छा, तो जिस तरह पाकिस्तान का 60% हिस्सा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान है, इसी तरह ईरान का भी 60% हिस्सा बलूचिस्तान है। तो माइनस अच्छा। बलूचिस्तान, ये जो कंट्री है, ये दोनों कंट्रीज जो हैं, ये दोनों कंट्रीज जो हैं, ये लैंडलॉक्ड या लगभग लैंडलॉक्ड हो जाती हैं, यानी इनको अच्छा। समुंदर का एक्सेस नहीं मिलता। हम्म। अब जो यूएसएसआर आया था यहाँ पे अफगानिस्तान में, वो यहाँ पे कोई चिलगोजे खाने नहीं आया था या बादाम तोड़ने नहीं आया था। उनका ध्येय क्या था? अब दुनिया का जब नक्शा देखते हैं, उनका ध्येय क्या था? वार्म वाटर्स। अगर उनको अमेरिका एक्सपोर्ट करना है, जापान एक्सपोर्ट करना है अपने इस हिस्से से, ठीक है, जो हिस्सा जापान से लगता है उसको छोड़ दीजिए, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ से अगर उसको, तो उसके पास कोई समुंदर नहीं था। जो समुंदर यूरोप के रास्ते से उसको यूरोप से मिलाते थे, एक तो वहाँ पे युद्ध बहुत रहता था, ठीक है ना, कभी इंग्लैंड का कब्जा है, कभी फ्रांस का। दूसरा, उसका मौसम अनुकूल नहीं है, बहुत सर्दी हो जाती है, बर्फ जम जाती है, शिप्स डूब जाते थे, बर्फ से टकरा जाते थे। तीसरा, साल में 6 महीने 8 महीने वहाँ पे मुश्किल हो जाता था। और फिर वो आपको जो एक्सेस देता था वो केवल यूरोप का देता है। बिल्कुल। अगर आप इसको वाया अफगानिस्तान नीचे आ जाते हैं, हाँ, अफगानिस्तान खुद लैंड लॉक स्टेट, बिल्कुल, वहां तक बिल्कुल। अफगानिस्तान में कब आ गए, तो आगे के जो 100-200 मील का एरिया है, एक सड़क निकालनी है, उसके लिए आपको एक का सहारा लेना पड़ेगा, या ईरान का या पाकिस्तान का। बिल्कुल। क्योंकि अफगानिस्तान तो खत्म हो गया, वो खुद लैंड लॉक्ड है। मगर ये जो दोनों ही रूट बनते हैं, जिसमें मैं कह रहा हूँ ईरान का या पाकिस्तान का सहारा लेना चाहिए, दीज आर बलूच लैंड, वो असल में बलूचिस्तान है। तो एक टुकड़ा ईरान में मिला दिया, एक टुकड़ा पाकिस्तान, एक टुकड़ा इंडिया को दे दिया, यानी ब्रिटिश इंडिया को, जो आज पाकिस्तान है। एक टुकड़ा इंडिपेंडेंट रख दिया, कुछ टुकड़ा अफगानिस्तान को दे दिया। तो इस तरह बलूचिस्तान के कई टुकड़े हो, डिवाइड कर दिया उसको। अब पाकिस्तान का और ईरान का जो एक शत्रुता है, वो बहुत ज्यादा है, शिया सुन्नी, ये वो कई मसले हैं। मगर जब बलूचिस्तान को दबाने की बात होती है तो ये दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान दोनों, आज अगर पाकिस्तान में, दोनों ने एयर स्ट्राइक अपनी बलूचिस्तान में ही की है, इन्होंने भी और उन्होंने भी। आज अगर पाकिस्तान का बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो कल तो ईरान का भी कल अलग होगा। ये ईरान को डर है, ठीक है ना। जैसे किसी उसने इसमें बोला था, बहुत सी अलग अलगवाद की चीजें चलती हैं। मतलब दोनों को ये डर है कि भाई अगर ईरान का बलूचिस्तान बन गया, तो वो पाकिस्तान से छीन वाले लेगा। को लेके, तो इसलिए ये दोनों ही उसको अपोज करते हैं, दोनों ही अपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो बलूच लोग हैं वो इजराइल के साथ हैं, यहूदियों की कब्रें वो बचा रहे हैं वहाँ पे, हालांकि अब वहाँ पे कोई यहूदी नहीं रहा, उनके कब्रिस्तान बचा रहे हैं बलूच लोग, बलूचिस्तान में ही। बलूचिस्तान में, ठीक है ना। पाकिस्तान का बलूचिस्तान है या ईरान का बलूचिस्तान। अच्छा। पीछे एक बूढ़ी औरत थी, जो वो कहते हैं 1990 के बाद वहाँ पे कोई किसी यहूदी की लाश नहीं आई, यानी क्यों, और अब कोई आएगी भी नहीं वहाँ, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई तो आएगी कहाँ से। मगर वो उनको बचा रहे हैं, ईरान में भी वो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नायला की कई स्पीचेस हैं, उनके और लोगों की स्पीचेस हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो सवाल ये हुआ था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप तो मुसलमान हैं, ठीक है आप मुसलमान हैं, मगर जब हमें ये मारते हैं, हमारे बच्चों, हमारे गांव के ऊपर बमबारी करते हैं, हमारी लड़कियां उठा के ले जाते हैं,
हमारे बच्चों को, लड़कों के ऑर्गन्स निकाल निकाल के बेच रहे हैं, तो इस्लाम कहाँ जाता है? तो अगर ये मुसलमान है तो हमारे साथ ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो है मुसलमान, मगर इनकी नज़र में हम मुसलमान नहीं हैं। तो यहाँ पे मुसलमान या इसका हिस्सा बात नहीं है। बात ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। तो मुसलमान होने से क्या होता है? 50 मुसलमान कंट्रीज है, अलग अलग कंट्री है, जॉर्डन अलग है, तुर्की अलग है, सऊदी अलग है, कुवैत बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो ऐसे हम अलग है, तो हमारे कोई यहाँ पे इस्लाम की दुहाई ना दे। सबसे ज्यादा हमें मारने वाले, हमें किसी हिंदू ने तो नहीं मारा, हमें किसी बौद्ध ने आके नहीं मारा, किसी ईसाई ने नहीं मारा, हमें किसने मारा? मुसलमानों ने मारा। तो आप ये मत कहें कि आप मुसलमान हैं तो इसलिए मुसलमानों का साथ दे। जब मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहे तो हम मुसलमानों का साथ क्यों दें? तो इसमें मगर अच्छा, उनके उनका जिस तरह से आपने अभी बताया कि किस तरह से उनकी बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके जो युवा लड़के हैं उनको उठा के ले गए, ऑर्गन बेचे, ये बड़ी न्यूज आई हैं। बहुत न्यूज आई, मगर यूएन से लेके हर एक ने आंखें बंद कर दी उसके ऊपर। एक सरकारी अस्पताल की छत में अचानक एक दिन पता लगा कि नीचे का जो मुर्दा खाना है वो भर गया और ऊपर 300 कंकाल पड़े हुए हैं और वो उनके ऑर्गन्स निकले हुए हैं, मतलब बॉडीज पड़ी हुई हैं, उनके ऑर्गन्स निकले हुए हैं। और उन्होंने बलूच कपड़े पहने हुए हैं। उनके जो बचे थे, बचे चेहरों से और उससे जो आया, उनका जो फेस का वो है वो बलूच है, या हो सकता है पठान भी हो सकते हैं या मिक्स हो सकते हैं, बट डेफिनेटली वो मुहाजिर या पंजाबी नहीं थे। उससे लग रहा तो था। एक डिस्ट्रिक्ट के एक सरकारी अस्पताल में 300 लाशें छत पे इसलिए मिली कि नीचे भर गया था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं क्या हुआ, कितने लोगों का। तो इस्लाम कहाँ था? और जो फिलिस्तीन और इस्लाम की बात होती है, फिलिस्तीनियों को सबसे ज़्यादा जिसने मारा, हज़ारों फिलिस्तीनी मारे, वो एक मुसलमान था जिसने मारे, जिसका नाम ज़ियाउल हक था, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में जाके तानाशाह बना पाकिस्तान का। और आज ट्रेजेडी ये है कि ईरान से हमला हो रहा है उस पे, इसराइल पे, और इसराइल वापस हमला कर रहा है बलूचिस्तान पे। क्योंकि जिस इसराइल के जहां जहां से हमले हो रहे हैं, मिसाइलें जा रही हैं, हवाई जहाज ले रहे हैं, वो ईरान नहीं है, वो बलूचिस्तान है। तो इसराइल तो वहीं वापस फायर करेगा ना जहां से फायर हुआ है। भाई जहां से गोली चलेगी वहीं पे वो वापस गोली करेगा। तो इसराइल अपनी जगह ठीक है, मगर उस सारे में नुकसान किसका हो रहा है? बलूचों का। ये जो इनके जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां से ये एयर स्ट्राइक्स या जो भी करते हैं, तो वो सारा बलूचिस्तान है। ये एक बड़ी बात है दोस्तों कि किस तरह से एक मुल्क को इन्होंने कब्जा कर रखा है और उस कब्जे के लिए किस तरह से लोगों का एक तरह से अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनकी हत्याओं से लेकर तमाम चीजें की गई। आज जो बलूच एक्टिविस्ट हैं वो किस तरह से अपने संघर्ष की, ये जो संघर्ष है उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखिए, जो पंजाबी है वहाँ का, पाकिस्तान का, वो लंदन अमेरिका पिछले 100 साल से जा रहा, कोई आज का नहीं जा रहा। बलूचियों ने अभी 10-20 साल पहले जाना शुरू करा, क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया था अपना, निकल निकल के भागे थे वो जैसे तैसे। नहीं, वो ट्राइबल एरिया था, उनको अपने सेटिस्फाइड थे, अपनी खेती कर रहे थे, अपने खाने थी उनकी, तो वो कभी बाहर गए ही नहीं, इतनी एजुकेशन भी नहीं थी। और अब जो जा रहे हैं, अब जाके इस जनरेशन में कुछ लड़के उनके डॉक्टर इंजीनियर बनने शुरू हुए हैं। नहीं तो पिछली 20-25-30 साल पहले जब उन्होंने जाना शुरू करा तो कोई लेबर है, कोई टैक्सी चला रहा है, वो इस स्थिति में नहीं थे। आज भी अगर वहाँ पे एक बलूच है सपोज इंग्लैंड में, तो पंजाबियों से दे आर हैवीली आउट नंबर। 400 पंजाबी मुसलमान पाकिस्तान का जो है, उसके सामने एक बलूच है, तो वो मूवमेंट उसकी वही क्रश कर दी जाती है। तो इनकी गिनती कम है, रिसोर्सेज बहुत हैं। और एक चीज़ और है, अभी तक जो चाइना था, चाइना को देखिए, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनके पास एक इंडस्ट्री है बड़ी अच्छी, वो ये बड़ी अच्छी चलाते हैं। वैसे पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री है, गधा इंडस्ट्री, शायद आपको पता नहीं हो कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा गधों का एक्सपोर्टर है, फिर भी पीछे उनके गधे बहुत रह जाते हैं। तो एक इंडस्ट्री है उनकी मूर्ख बनाने की, वाकई सबसे बड़ी। तो जनरल हामिद गुल से किसी ने पूछा था कि
कि आपने तो रशिया को निकाल दिया यहाँ से अमेरिकन की मदद से, अब तो अमेरिकन आ गए हैं। तो हामिद गुल ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था, बड़ा सटीक जवाब दिया था, बड़ा सच्चा जवाब दिया था। फर्स्ट वी किल्ड रशियंस विद अमेरिकन मनी, नाउ वी विल किल अमेरिकन्स विद अमेरिकन मनी। अब तो चाइना भी आ गया। तो चाइना भी इस मूर्खता में रह गया कि शायद, मैं कह रहा मूर्ख बनाने, पहले उन्होंने कभी रशिया को मूर्ख बनाया, कभी अमेरिका को मूर्ख बनाया, कभी सऊदी को मूर्ख बनाया। वहाँ पे जाते हैं तो वो नमाज करते हैं और इस्लाम करते हैं जब सऊदी जाते हैं, और जब इंग्लैंड जाते हैं तो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर कोट पैंट हैट लगा लेते हैं, ठीक है ना, और वहाँ जाके वो मस्जिद नहीं जाते। ये इस तरह के ये इनकी पूरी वो है स्ट्रेटेजी। तो मूर्ख बनाने में इन्होंने चाइना को भी मूर्ख बना दिया कि हम आपको पूरा बलूचिस्तान दे देंगे। और ये सी एक्सेस जो था, हाँ, जो नहीं, सी पैक तो एक अलग चीज हो गया, वो तो एक हाँ, अच्छा एक्सिस वाला, हाँ ठीक है ना, कि ये पूरा आपको और वहां तक आपको पूरा आपका ही हो गया, तो आप सोने निकालो, जवाहरात निकालो, ग्वादर को जो ग्वादर पोर्ट दे दिया। पर जो रिट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना, वो सिर्फ लाहौर के चंद मोहल्लों में और रावलपिंडी के चंद मोहल्लों में और इस्लामाबाद में चलती है, या इनके जो बड़े बड़े आर्मी सेंटर्स है उसमें चलती है। हो सकता है पंजाब में भी चलती है उनकी रिट और हिल दोनों अपने, उनकी जो कॉलोनीज हैं जिसमें उनके फौजी रहते हैं, बड़े बड़े गेट लगा के रहते हैं, अपने सिविलियन से उन्हें डर है, तो उनकी रिट उससे बाहर नहीं चलती। तो वो ये सोच रहे थे जब उन्हें समझ बाग चाइनीज को दिखाए गए कि हम पूरे अफगानिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे और सी मिल जाएगा और यहाँ के मिनरल्स निकाल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, पर उनको रेजिस्टेंस भी उतनी मिल रही है, उन्हें कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि पंजाब तक तो इनका जो रास्ता है वो सेफ है। अच्छा, हाँ, जहां से बलूचिस्तान शुरू होता है वहां पे अगर एक इंजीनियर लगा हुआ है तो उसके साथ 4 सिक्योरिटी वाले चाहिए मिनिमम। और शाम को बाहर निकल के एक, अगर उसको केमिस्ट के पास जाना हो दवाई लेने, नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो अकेला निकला तो मारा जाएगा। जब कैनवाई जाएगी तभी वो उसको मार्केट में से उसको जाना अलाउड है। तो वो चाइनीज खुद वहां पे कैदी हैं। ये अलग बात है कि चाइनीज लेबर के अंदर भी उन्होंने अपनी काफी आर्मी घुसाई हुई है, इंजीनियर्स में भी घुसाई हुई है, और यहाँ तक कि अब उनके इतने हौसले हैं चाइनीज के कि वो इनके जो है कैंप हैं, जो इनके कंटोनमेंट है, पहले तो वो पाकिस्तानी लड़कियां उठा के ले जाते थे, बलूची लड़कियां उठा के ले जाते थे, उनके बच्चे उनके अंग बेचते थे, बच्चे छोटे उनके ले जाते थे, पर लालच बढ़ता गया। अब ये उनके कंटोनमेंट में से फौजियों की, पाकिस्तानी फौजियों की लड़कियां उठा के ले जा रहे हैं चाइनीज, और अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें पीटा जाता है, और उनकी आर्मी के जो बड़े अफसर है वो अपने ही जवानों को डांटते हैं। और वैसे भी उनके यहाँ लड़की का कोई मायने नहीं है, ठीक है, तो वो एक FIR हो जाएगी, 4 बकरियां और 2 लड़कियां चोरी हो गई, तो इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। तो अभी जो हमले हो रहे हैं ईरान कर रहा है, मगर बलूच लैंड से कर रहा है। अगर ये बलूच लैंड स्वतंत्र होती तो ये नहीं होते। तो दूसरी चीज, अब जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है 1100 किलोमीटर है। हाँ, ये कोस्टल लाइन जो है 1100, जिसमें से लगभग 900 किलोमीटर बलूच है। अच्छा, तो जो सिंध की है वो लगभग 200 किलोमीटर है, हालांकि कराची जैसा एक इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा पोर्ट वहां पे है। पर अगर बलूचिस्तान अलग होता तो इनकी कोस्ट लाइन 1100 ना होकर 200 किलोमीटर होती। एक चीज। दूसरी चीज, अगर बलूचिस्तान के साथ ना मिला होता या ना इनको कब्जा होता तो ये जो 200 किलोमीटर है उसमें सिर्फ एक कराची पोर्ट आता है बड़ा, जो हमारे आर्मी एयरफोर्स नहीं, जहाँ पे तो हमारे लड़के टहलते टहलते कभी पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर आप लखपत पे खड़े हों तो रात को आपको बिना दूरबीन से वहाँ की शिप्स की मूवमेंट दिखती है कि कोई कुछ लाइट चल रही है ऊपर, जो शिप्स के ऊपर बड़ी, और अगर दूरबीन लगा लेंगे तो वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। तो
कराची कोई सेफ हार्बर नहीं है उनका, यस, ठीक है ना। तो जो सेफ हार्बर है वो उनको यहाँ से चंद किलोमीटर पे अटैक करना एक अलग चीज़ है। अगर भारत को कराची पे अटैक करना हो तो बड़ा आसान है, करा भी। मगर वही अगर 1100 किलोमीटर दूर करना है, ग्वादर में हाँ ग्वादर में या कहीं भी, तो इसलिए थोड़ा बलूचिस्तान सा का भारत के लिए बहुत, कई बार हम हमारी लड़ाई कोई, स्ट्रेटेजिक महत्व है। हाँ स्ट्रेटेजिक, कई बार हमारी लड़ाई कोई लड़ रहा होता है और हम उसको नहीं समझते। जैसे अगर उस समय हमने बलूचिस्तान को सपोर्ट करी थी तो पाकिस्तान की आर्मी की क्या मजाल थी कि वो वहां घुस जाती। अरे जूते तो थे नहीं उनके पास, उनके पास इनसे बेटर थे, हाँ, इनसे इनसे बेटर। बेटर थे, गिनती में ज्यादा थे। नहीं, अच्छा, अभी वो जो बलोच एक्टिविस्ट है वो भारत से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, क्या उनको कुछ भारत की ओर से मदद कहीं किसी तरह से मिलने के चांसेस रहते हैं या मिलती है? हाँ, भारत उन्हें गुड विशेस देता है। बस गुड विशेष जी, वहां तक ही सीमित है। यही तो हमारा, अपने भारतीयों से हमारा यही एक वो है कि सिर्फ यहाँ तक ना रखें, कोई कंक्रीट मदद करें और बड़ी गिनती में करें। कैसी मदद चाहते हैं वो? देखिए, एक देश को स्वतंत्र होने के लिए कैसी मदद चाहिए? IRA हमें हेल्प न करती तो गदर पार्टी कैसे खड़ी होती? गदर पार्टी के खड़े होने में IRA का बहुत हाथ है, आयरिश रिपब्लिक आर्मी का। तो मदद कैसी चाहिए ये आपको भी पता है, मेरे को नहीं, हम वहां देखिए, जाके कैसे मदद कर देखिए सकते हैं? देखिए देखिए, वहां जाके नहीं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। हम्म, आज़ादी किसी चरखे या उल्लू के चरखे से नहीं मिलती, सच्चाई है। ठीक है। मैं यहाँ पे किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा। जिस वक्त हम चरखे को एक इकोनॉमी मान के चलते हैं कि हाँ अपना ही, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, चाहे वो किसी ने लिया हो। क्योंकि चरखे का मतलब खाली ये नहीं है, तो चरखे से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती, ना जीती जाती है, तो मगर उनके बाइकआउट से ये एक अच्छा स्टेप सिंबल है वो। था। मगर यहाँ पे हुआ क्या कि एक पार्टी ने चरखे का, हाँ बार बार आरोप लगता है जी भगवीकरण कर दिया, यहाँ पे तो चरखे का भगवानीकरण कर दिया कि चरखा ही भगवान है और चरखे ने ही बचाया है। तो चरखा ना तो भगवान है ना शैतान है, चरखा चरखा है, उसका एक अपना महत्व है। अगर आप अपनी चीज़ें प्रोडक्ट करते हैं वो वहाँ तक सिंबल है, बड़ी अच्छी बात है। तो इकोनॉमिक बायकॉट बहुत मदद करती है, मगर इकोनॉमिक बायकॉट से भी अंग्रेज नहीं जाने थे, कमज़ोर ज़रूर पड़ जाने थे। गए ही नहीं थे तो वो तो ठीक है, नेवल, हाँ नेवल म्यूटिनी हुई, ये हुआ, कई उनके कारण थे जाने के। तो वही मैं कह रहा हूँ, ना तो कोई चरखे की वजह से जाता है, ना किसी उल्लू के चरखे की वजह से जाता है कोई। तो यही बात है कि हम केवल चरखा चलाने के ऊपर यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्रियां शुरू कर दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं ना। इकोनॉमी, हम कितनी, आज मैं और आप कितनी खादी पहन रहे हैं, ठीक है? और जो खादी है वो तो एक सिंबल हो गई है लग्जरी का। अब तो बड़ी महंगाई और बड़ी महंगी है, उसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। और फिर एक हमारे दिल में जो चीज़ें आ गई हैं विजुअली गुड, क्योंकि जो असली कॉटन है वो उतनी नहीं चमकेगी जितनी टेरिकॉट चमकेगी। तो हमको जो चीज़ चमकती है, बैंगन हम खरीदते हैं तो वो उस पर ग्रीस लगा के खूब चमका देते हैं, तो हमें वो बैंगन अच्छा लगता है टीका लगा हुआ। और जो दूसरा देसी बैंगन होगा जो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो हम ये हमारी उम्मीदें ऐसी हैं कि जो हमें हर चीज़ मिले, परफेक्ट मिले, विजुअली गुड मिले, देखने में बड़ी अच्छी लगे, ठीक है ना। तो अच्छा, वो ये जिस तरह से बांग्लादेश की मदद की वहाँ, इस तरह से भारत सरकार, देखिए उसमें ये बात सही है, मैं तमाम उन कर्नल जनरलों से मिला जहाँ मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी थी। जब वहाँ हम मतलब भारत पे हमला करने के लिए पाकिस्तान के जो कर्नल जनरल हैं वहाँ ट्रेनिंग देते हैं उनको, आतंकियों को भारत पे हमला करने के लिए, तो क्या हम बलूचों के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं? ये हमारी कमी है, हम नहीं कर रहे, तो करना चाहिए। क्या हम ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम एक देश है और बड़े शांति प्रिय देश है और हम कहीं इंटरफेयर नहीं करते हैं, ऐसी छवि बन रही है? ये क्या छवि बनाना चाह रहे हैं क्या नहीं, तो ये तो एक देश के ऊपर कब्जा है, उसको छुड़वाने में मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छी छवि बनेगी, एक हमलावर को निकालने में ज़्यादा अच्छी छवि बनेगी।
और साथ में आपसे कह रहा था कि विजुअली गुड, हमें बैंगन भी चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट गोल चाहिए, ठीक है ना, और वो चमकता हुआ होना चाहिए। तो इसी तरह के हमारे को कई बार नेता भी ऐसे ही चाहिए, विजुअली गुड, ठीक है ना। तो ये विजुअली गुड ने हमें यहाँ पे ला के खड़ा करा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बलोच एक्टिविस्ट वहां संघर्ष कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो उसके खिलाफ भी, और चाहे वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ भी, वो संघर्ष वाकई उनका देखिए, काबिल तारीफ है। वो यहाँ तो भारत की तरफ से सिर्फ इतना होना चाहिए, वो सिर्फ जो हमसे चाहते हैं, एक धक्का और दो। वो दीवार टूटी हुई है, एक धक्का और दो। मैं बार बार विजुअली गुड पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को तो नहीं बुलाते लोग, क्योंकि आई एम नॉट विजुअली गुड, ठीक। तो कोई सुंदर कोई लड़की का चेहरा है नहीं भैया। विजुअली गुड होने के लिए मैंने कई साल फेयर एंड लवली लगाई, मगर विजुअली गुड नहीं हो पाया। और मैंने सुना था मैं गोरा हो जाऊंगा, तो वो तो मैं हो नहीं पाया। बॉर्नवीटा का मिल्क नहीं पिया आपने? हाँ, देखिए मैं बॉर्नवीटा का मिल्क पीता हूँ, ये देखिए ना मेरे मसल्स। तो विजुअली गुड हमें चाहिए, हमें वो चाहिए मिल्क में। दोस्तों, बॉर्नवीटा का मिल्क हम हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि वो एक उसमें आ गया है, लेकिन बॉर्नवीटा में बहुत सारी चीजें अंदर, हाँ, अभी देश में वो फैल गई हैं कि भाई वहाँ एक्स्ट्रा शुगर दिया जा रहा है, तो वो ध्यान रखें। हमने तो ये एक कटाक्ष में बात बोली है। हाँ, नहीं, बॉर्नवीटा हो या कोई वीटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मतलब है विजुअली गुड। विजुअली गुड के चक्कर में मैंने तो खूब लगाई है वो क्रीम। बिल्कुल। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि क्या वाकई जो हर जगह वो एक्टिविस्ट संघर्ष कर रहे हैं, भारतीयों को किसी तरह से, चाहे वो जहां भी है, मुझे लगता है कि वो यूएन में जाके भी वो संघर्ष करते हैं। मैंने भी वहां से उनके प्रवक्ता के इंटरव्यू किए हैं और नायला कादरी जी का भी इंटरव्यू किया है। तो हमें क्या वहां आउट ऑफ इंडिया भी उनको कहीं सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा? तो यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि जहाँ पे लंदन में या कहीं पे हमारे हाई कमीशन पे हमला होता है या उसको घेर लिया जाता है या राष्ट्र विरोधी नारे वहाँ पे लगते हैं, और किनकी मदद से लगते हैं? पाकिस्तानी पंजाबियों की। यस, बिल्कुल। तो और उनका और पंजाबियों का तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है। पाकिस्तानी हमारे से उनका कोई, हमारे साथ भी कोई बड़ा बिल्कुल, प्यार। तो वो तो यहाँ तक कह के अगर आप कहो तो हम भी उस प्रदर्शन में, जैसे वो अगर भारत के विरोध में जो भारत के अलगवादी लोग हैं वो प्रदर्शन करते हैं, तो उनके सपोर्ट में अगर पाकिस्तानी आके खड़े हो सकते हैं, तो भारत के सपोर्ट में हम आके खड़े होते हैं। मगर हम उस बात का भी जवाब नहीं देते, उनकी बात का जवाब ही नहीं देते। जब आज हम बात कर रहे हैं बलूचों की लड़ाई की, बलूचिस्तान की, बलूच एक्टिविस्ट से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। रवि रंजन जी भी, मैं भी बहुत सालों से उनसे जुड़े हुए रहे हैं। उनकी लड़ाई को बड़े नज़दीकी से वॉच किया है हम लोगों ने कि किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं अपने देश के लिए। अपने बच्चों को उन्होंने खोया है, अपने बुजुर्गों को उन्होंने खोया है, अपनी माँ बहनों को उन्होंने खोया है। वो जो संघर्ष है वो लगातार अनवरत जारी है, और इस संघर्ष में हम क्या कर सकते हैं? अभी तो बस आपके सामने एक ये लेकर आए कि आपको बताएं रवि रंजन जी को, उनके दर्द को आपको महसूस कराएं कि कौन है वो, क्या है वो, क्यों अपना इतना संघर्ष कर रहे हैं सब कुछ छोड़कर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद कोई विदेश भाग गया है जैसे तैसे निकल के, कोई वहां संघर्ष कर रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप सब लोगों ने सुने होंगे। हमने बहुत सारे उदाहरण आपको बताए हैं। दोस्तों, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।